मैं हूँ आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। ओके, तो आज का ये वीडियो रहने वाला है क्लास 10 के लिए। ओके, क्लास 10 का चैप्टर 1 है और इतिहास का है। किसका? और चैप्टर 1 में यूरोप में राष्ट्रीयवाद, युद्ध और लघुराज में प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है पूरे 17 प्रश्न है। कितने? पूरे 17 प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, पहला प्रश्न है फ्रेडरिक सारियू कौन था? क्या है? फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो वो था फ्रांसीसी चित्रकार। कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। ओके, अगला है अनस्ट रेनन कौन था? क्या है? अनस्ट रेनन कौन था? वो था फ्रांसीसी दार्शनिक। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है फिर हमारा तीसरा, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? क्या है? जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र का रूप क्या था? जर्मेनिया। और किस बात का प्रतीक था? जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। किसका? जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या है? मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है ओके अगला 5वां प्रश्न है कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति को अभिव्यक्ति माना जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है जोल वेराइन। क्या है? जोल वेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो इसका उत्तर देखते हैं। जर्मन क्या है? एक जर्मन शुल्क संघ, इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में विस्थापित या स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ओके दोस्तों, ये हमारा 6ठा प्रश्न हो गया है। अब देखते हैं 7वां प्रश्न, मैथ्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो पहला यंग इटली, दूसरा है यंग यूरोप। ये दोनों हो चुके हैं। अगला प्रश्न 8वां है 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो होगा राष्ट्र राज्य का उदय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 9वां है बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था स्लाव। क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा 8वां, सॉरी 18वां है, 1 मिनट रुको। अगला 10वां प्रश्न है वियना कांग्रेस ने किस वर्ष आयोजित की गई? वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? तो 1815 में आयोजित की गई। ओके, अगला ही 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? तो ड्यूक मेटरनिक का संबंध है। ओके दोस्तों, अगला 12वां प्रश्न है नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना की संधि का उद्देश्य? नेपोलियन युद्ध के दौरान बदलावों को खत्म करने 1 मिनट करना किस संधि का उद्देश्य था? वो था वियना संधि का उद्देश्य था। ओके, अगला है किसने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट किसने? और ये कहा था मेटरनिक ने। किसने कहा था दोस्तों? मेटरनिक ने कहा था। ओके, अगला प्रश्न है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। कौन सी? कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वोल्फटॉन। किसने? वोल्फटॉन के नेतृत्व में किया। ओके, अगला प्रश्न है आंखों पर पट्टी बांधे हुए क्या है? अगला 16 प्रश्न क्या है आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? और ये है न्याय का। ओके दोस्तों, ये जितने भी प्रतीक वाले प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं से भी पूछ जा सकते हैं। ओके, अब हमारे लघु दीर्घ प्रश्न हैं, इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, पहला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो इसका उत्तर है पहला ही पितृभक्ति और नागरिकता के विचार भर के उसको सामूहिक पहचान की भावना व्यक्त की। अगला है नए राष्ट्र चिन्हों के द्वारा, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा और राष्ट्रीय भाषा के द्वारा।
ओके दोस्तों, और एक और है एक समान भार व मान की व्यवस्था के द्वारा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर है नेपोलियन की संहिता ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार और व्यापार में सुधार। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसका करेक्ट आंसर होगा कला, काव्य, कहानी और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। दूसरा, लोकगीत, जन काव्य से लोक नृत्य, स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया। अगला है भाषा के द्वारा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो विस्तार से देखते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। ओके दोस्तों, पहला ही आरंभ विलियम प्रथम के पर्सा के सिंहासन पर आसीन होना, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना, वियना कांग्रेस द्वारा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट द्वारा एकीकरण में बाधाएं। दूसरा है बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ करना व एकीकृत जर्मन का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। ओके दोस्तों, मैंने इसलिए बनाई है इनके टॉपिक ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, इसलिए आपको भी इस प्रकार से परीक्षा में उत्तर देना है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या क्या थी। ओके, देखते हैं एकीकरण की प्रक्रिया। 1832 कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। कौन? कावूर सार्डिनिया 1832 में प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लुम्बार्डी को राज्य मिला। ओके दोस्तों, अगला टॉपिक है द्वितीय चरण है मोडेना, टस्कनी, पार्मो आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय हो गया। अगला तीसरा है तृतीय चरण 1866 में गेरी बाल्डी द्वारा सिलसी व नेपल्स पर विजय पाना। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं चौथा चरण है वेनेसिया पर रोम अधिकार। 1877 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का उदय होना। ओके, अगला है फिर एकीकरण में बाधा नहीं, किस प्रकार बाधा है। राजनीतिक विखंडन व लंबा इतिहास, विदेशी यात्राओं पर आधिपत्य, पोप का शासन, वियना कांग्रेस, अनुरावादी शासक। ओके दोस्तों, और हैं अभी तो इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको पढ़ लेना, PDF दे दूंगा। अगला है ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। ये किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं है। क्या है? ये किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं है, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। ओके दोस्तों, अगला है पहले नरजातीय पहचान, राष्ट्र की अमहत्व व सत्ता में वृद्धि होना। 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीनना। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन होना। अगला है स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। ओके दोस्तों, इतना काफ़ी है, अगला फिर आप पढ़ लेना। ओके, ये आप 2-3 पॉइंट है, आप इसको घर पर अच्छी तरीके से पढ़ना। अगला प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। यूरोप पर प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े यूरोप पर। तो पहले पॉइंट वाइज देखते हैं। राष्ट्र राज्यों का उदय होना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल देना, अन्य राष्ट्रों में मानविक अधिकारों की मांग करना, निरंकुश राज्यों में क्रांतिकारी पर प्रतिक्रियाएं देना। ओके, अगला प्रश्न है 8वां, फ्रांसीसी क्रांति न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस पर आपको अच्छी तरीके से आपकी अपनी समीक्षा लिखनी है। ओके, तो देखो फ्रांस पर प्रभाव, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से नई समाज की नींव बनना, नवीन कानून संहिता लागू होना, नेशनल असेंबली का गठन होना। और अगले आप पढ़ना क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको PDF दे रहा हूँ। ओके, अगला है 1804 की नागरिक संहिता के प्रभावों का उल्लेख करना है। जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार की बहाली, जमींदार व सामंती व्यवस्था की समाप्ति। अगला है यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार करना, मानक नाप तोल के पैमाने चलाए गए, एक राष्ट्र मुद्रा भी चलाए गए। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 10वां,
चौथाई है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता क्या है? जीवन जीने की शैली एंड जीवन जीने की समान शैली, भूस्वामित्व यानी खुद की भूमि, कूटनीतिक। बस ओके दोस्तों, ये थोड़ा लंबा था लेकिन ये कट गया, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए, इसके प्रमुख प्रस्ताव व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ओके, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तरी नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना करना, दक्षिण में जेने वाकुपीडमांट के साथ मिला देना, प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिला देना। ओके, और एक दो आप पढ़ना। ओके, 12वां देखते हैं। यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? तो देखते हैं। कानून के समक्ष समानता, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं, बाजार की स्वतंत्रता, राज्य द्वारा वस्तुओं पर एक पूंजी प्रभाव पर लगे, प्रतिबंध को समाप्त करने पक्षधर। ओके, तो 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओनली फॉर 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको आप पढ़ना क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए। और आपको मैं PDF डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। ओके दोस्तों, मिलेंगे कल चैप्टर 2 में।